वेलकम दोस्तों, एग्जाम है .com में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत का एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजीराव करते हैं। मराठा साम्राज्य को हम लोग पढ़ने के लिए इसको 2-3 चरणों में देखेंगे। पहला जो छत्रपति का काल होता है, उसके बाद में जो पेशवा आ जाते हैं, छत्रपति समाप्त हो जाते हैं और पेशवा ही चलाते हैं मराठाओं को, जिसमें प्रथम पेशवा बालाजी बाजीराव होते हैं। उसके बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम आते हैं। इस तरह करके 7 पेशवा मराठों में होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मराठा साम्राज्य की स्थापना कौन करता है। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी करते हैं। मराठा साम्राज्य की स्थापना कौन कर रहा है? शिवाजी कर रहे हैं। शिवाजी के पिता का नाम क्या है? शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का क्या नाम है? शाहजी भोसले। माता का नाम क्या है? जीजाबाई। इनकी जो माता रहती है उनका नाम जीजाबाई रहता है। और शिवाजी का बचपन अपने पिता के साथ कम और माता के साथ ही ज्यादा बीतता है। शिवाजी के जो गुरु रहते हैं उनका नाम रामदास रहता है। इनके गुरु का नाम क्या रहता है? रामदास रहता है। और इनका जन्म कहाँ होता है? महाराष्ट्र में ही शिवनेर नामक जगह पे हो रहा है। शिवाजी का जन्म कहाँ होता है? शिवनेर में होता है शिवाजी का जन्म। इसी कारण इनका नाम कहा जाता है शिवाजी भी रखा जाता है। शिवाजी का बचपन अधिक पिता के साथ कम और माता के साथ ज्यादा बीतता है। वो माता के साथ ज्यादा रहते हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वो बहुत सामान्य परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन जन्म लेने के बाद वो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो एक अलग मुगलों, भारत में उस समय मुगल का शासन रहता है। मुगल लोग से अलग एक अपना सत्ता स्थापित करने चाहते हैं, अपने संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं, अपने मराठा लोगों को उत्कर्ष में ले जाना चाहते हैं। इसलिए क्या करेंगे? 1656 ईस्वी में क्या करेंगे? शिवाजी बीजापुर में, कर्नाटक में एक जगह है आपका बीजापुर में एक जगह है, तो इसका नाम है आपका रायगढ़। रायगढ़ को छीन लेते हैं, जीत लेते हैं और यहाँ अपनी राजधानी बनाते हैं। रायगढ़ को क्या करेंगे? अपनी राजधानी बनाएंगे। शिवाजी का पिता का नाम शाहजी भोसले है। माता का नाम जीजाबाई है। गुरु रामदास। और इनका जन्म कहाँ? शिवनेर में होता है, महाराष्ट्र पे होता है। 1656 ईस्वी में क्या होगा? ये बीजापुर में रायगढ़ नामक स्थान को जीत लेते हैं। उसके बाद क्या होगा? अपनी राजधानी बना देते हैं। उस समय भारत में मुगलों का शासन था। दिल्ली में मुगल साम्राज्य था और मुगल बादशाह शाहजहां रहते हैं। औरंगजेब उस समय दक्कन के अधिकारी रहते हैं। 1658 ईस्वी में क्या होगा? 1658 ईस्वी में औरंगजेब जो रहते हैं वो बादशाह बन जाते हैं, मुगल बादशाह बन जाते हैं। मुगल बादशाह 1658 ईस्वी में क्या होगा? औरंगजेब 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक इसका कालखंड पीरियड रहता है मुगल का। मुगल 1658 ईस्वी में क्या होगा? बादशाह बन जाएगा और 1707 ईस्वी तक शासन करता है भारत पे। मुगल बहुत विस्तारवादी नीति वाला एक बादशाह रहता है और शिवाजी भी अपने राज्य का, अपने सत्ता का विस्तार करना चाहते थे। ये भी विस्तारवादी नीति में थे। तो क्या होगा? दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। अब दक्षिण वाले क्षेत्र में औरंगजेब दक्षिण में अपना साम्राज्य का विस्तार चाहता था।
उस समय भारत में काफी मजबूत थे मुगल शासक, औरंगजेब काफी मजबूत था। तो दक्कन वाले क्षेत्र में क्या करेगा, कर्नाटक का वो अफजल खां को क्या करेगा, अधिकारी बना के, सूबेदार बना के भेजता है और चाहता है कि औरंगजेब चाहता है कि अफजल खां क्या करे, आप शिवाजी को दबाए, जो दक्षिण में एक शक्ति के रूप में उभर रहे थे। उस समय मराठा का जो शक्ति का उत्पन्न हो रहा था उसको दबाना चाहते थे और दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दक्षिण में विस्तार करने के लिए अफजल खां को औरंगजेब अधिकारी सूबेदार बना के भेजता है, कर्नाटक का सूबेदार बनाता है दक्कन वाले क्षेत्र में। अफजल खां क्या करेगा, एक मंदिर को लूटता है। मंदिर को लूटने के कारण शिवाजी इससे बहुत नाराज हो जाते हैं। उसके बाद अफजल खां को ढूंढने लगते हैं। अब अफजल खां भी किसको ढूंढ रहा है, अफजल खां भी शिवाजी को ढूंढ रहा है। शिवाजी को क्यों ढूंढ रहा है, औरंगजेब अफजल खां को भेजा किस लिए है कि शिवाजी को वहां दबा के वहां समाप्त करना है और दक्षिण की ओर मुगल साम्राज्य का विस्तार करना है। औरंगजेब एक विस्तारवादी नीति वाला एक राजा रहता है, एक बादशाह रहता है। तो क्या होगा, दोनों के बीच में टकराव होता है और मुकाबला जो रहता है, युद्ध होता है, बराबर के स्तर में समाप्त होता है। अफजल खां के बारे में एक बात कही जाती थी, कहा जाता है वह इस तरह का नेता रहता था कि अगर वो किसी से जीत ना पाया युद्ध में तो उसे दूसरे रूप से हराने का कोशिश करता था, षड्यंत्र के रूप में। तो वो करता क्या था, इसके बारे में एक कहानी थी, कहानी कहा जाता है, वो जिससे हार जाता था या युद्ध में किसी कारण जीत ना पाया, उसको खाने पे बुलाता था। और खाने पे बुलाने के बाद उसको खाना पीना खिला के, उससे गला मिल के, उसके बाद क्या उसे पीछे से मतलब धोखे से मार देता था। तो उस ऐसा विधि किसके साथ भी अपनाता है, शिवाजी के साथ अपनाता है। शिवाजी के साथ अपनाता है। शिवाजी को वो खाने पे बुलाता है। खाने पे बुलाने के लिए कौन जाते हैं, कृष्णा जी भास्कर। कृष्णा जी भास्कर को क्या करेगा, अफजल खां भेजेगा किसके पास, शिवाजी के पास भेज रहा है। किस लिए कि वो शिवाजी को आमंत्रित करे खाने पे। शिवाजी काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भाई जो मेरा दुश्मन है वो मुझे खाने पर क्यों बुला रहा है, मुझे न्योता क्यों दे रहा है, मेरा आदर सत्कार क्यों करना चाहता है। तो ये काफी जोर जबरदस्ती करते हैं कृष्णा जी के साथ बताने के लिए कि क्या कारण है। तो कृष्णा जी बता देते हैं कि मेन कारण क्या है कि वो खाने में बुलाकर उन्हें धोखे से मारना चाहता है। उनसे कोई मित्रता करने का अफजल खां की इच्छा नहीं है, उन्हें मारना चाहता है। लेकिन ये बोलता है कि अब हम आपको ये बात बता दी है, अगर ये बात अफजल खां को पता चल गया तो मेरे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, वो मुझे मार डालेगा। तो शिवाजी इसको आश्वासन देते हैं कृष्णा जी को, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं खाने पे जरूर आऊंगा और इस बात का उन्हें कदापि पता न चलेगा कि आपने मुझे इसकी सूचना पहले दे दी है कि वो मुझे मारना चाहते हैं। अच्छा, शिवाजी के जो दूत थे वो भी सेम कहानी आके बताते हैं शिवाजी को कि आपको खाने पे बुलाया है, किस लिए कि वो धोखे से मारना चाहता है। अब वो कंफर्म हो गए, शिवाजी क्या होते हैं, कंफर्म हो जाते हैं कि कृष्णा जी भास्कर ने जो उनको बात कही वो सच है। अब ये क्या करेंगे, शिवाजी उनके पास जाने, अफजल खां के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके लिए क्या हो गया, एक अलग सा वो अपने पहनने के लिए एक लोहे का अस्त्र बनाते हैं जो एक को धारण किया जाए शरीर में, जिससे तलवार आदि से पीछे से अगर वार करता है तो उस पर चोट ना लगे उनके बाद। उसके बाद क्या हुआ, कमर पे एक बाघ का नाखून का पूरा लगा के वो जाते हैं। अब पैरों में, पैर के नीचे एक भुजाली भी, एक हथियार भी रखते हैं कि जब वो हमला हो तो जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। अब जाएंगे अफजल खां के पास शिवाजी जब अफजल खां के पास जाते हैं तो अफजल खां भी उनका काफी अच्छे से स्वागत करता है, खाना पीना खिलाता है। खाना पीना खिलाने के बाद उससे गला मिलता है। उसके धीरे धीरे गला मिलकर उनको जकड़ने लगता है। शिवाजी को जब एहसास होता है कि वो उन्हें दबाना चाह रहा है, जकड़ना चाह रहा है, तो फिर वो अपने ताकत का परिचय देते हैं और वो जो बाघ का नाखून और एक जो भुजाली टाइप को वो हथियार रखे थे, खंजर रखे थे पैर में, उसका इस्तेमाल करके अफजल खां को मार देते हैं। अफजल खां को मार देने के बाद क्या होगा,
अब इनका ताकत का चारों तरफ चर्चा होगा कि जो औरंगजेब का एक मुख्य अधिकारी, मेन अधिकारी था, वो मारा गया दक्षिण में। इससे शिवाजी भी काफी प्रभावित हो जाता, शिवाजी का प्रभाव क्या होगा, बढ़ जाता है, मराठा का शक्ति यहाँ से बढ़ने लगता है। इससे अब क्या होगा, औरंगजेब काफी परेशान हो जाता है कि अफजल खां जो मेरा मेन अधिकारी था, मेन सैनिक था, अधिकार था, वो मारा गया। अब वो क्या होगा, परेशान होके वो अपने मामा को, शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार बना के भेजता है। किसको दक्कन का सूबेदार बना के भेज दे रहा है, शाइस्ता खान को। शाइस्ता खां को क्या करेगा, वो सूबेदार बना के भेज रहा है दक्कन का, कि अब शिवाजी जो काफी बढ़ रहे हैं, दक्षिण में मुगल का साम्राज्य विस्तार नहीं होने जा रहे हैं, उनको दबाया जाए, उनको समाप्त किया जाए। शाइस्ता खां क्या होता है, पुणे का किले में विश्राम करते रहता है। ये वही पुणे का किला रहता है जहाँ पे शिवाजी का बचपन बीता है। वो बचपन में वही किले में पले बढ़े हैं, वहां विश्राम करते रहते हैं। अब शिवाजी को मालूम रहता है कि उस किले में घुसना बहुत मुश्किल है, लेकिन होता क्या है, उसमें जाने का योजना बनाते हैं शिवाजी उस पर जाने के लिए क्या करेंगे, एक बहुत ही अजीब घटना है, इतिहासकार लिखते हैं कि शिवाजी एक दूल्हा का रूप लेते हैं, दूल्हा बन जाते हैं और अपने साथ 400 बाराती लेके आते हैं। 400 बाराती लेके आते हैं, उसके बाद वे दरबार में चल जाते हैं। दरबारियों को कहते हैं कि वे दूल्हा हैं, उनकी शादी हो रही है, वो अफजल खां से, माफ कीजिएगा, शाइस्ता खां से मिलना चाहते हैं। अधिकारी इन लोग भी उनको पूरा चेक कर लेते हैं, कोई हथियार वगैरह तो नहीं है, कोई युद्ध के कारण तो नहीं आया। जब देखते हैं कि उनके पास कुछ नहीं, तो उनको बादशाह जहाँ विश्राम करते रहते हैं वहां जाने की अनुमति दे देता है। अब क्या है, शिवाजी उस किले का कोने कोने से बहुत भली भांति परिचित थे, क्योंकि उनका बचपन वहीं पला बढ़ा था, वहीं वो बड़े हुए थे। कौन सा रास्ता कहाँ जाता है उनको अच्छी तरह से मालूम था। वो शाइस्ता खां के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहां से उनका युद्ध होता है, जिसमें शाइस्ता खां की उंगली कट जाती है और वहां से भाग निकलता है। परंतु शाइस्ता खां का जो बेटा है शिवाजी से युद्ध करता है और वो मारा जाता है। अब क्या होगा, इनका जो क्षेत्र है और बढ़ेगा, इनका वर्चस्व बढ़ेगा। शिवाजी का मतलब मुगल का जो, औरंगजेब का जो मेन 2 अधिकारी था, जिसको वो दक्कन का सूबेदार बना के भेजा था, वो दोनों को क्या होगा, मृत्यु हो जाता है। एक का मृत्यु हो गया, दूसरा वहां का उंगली कट गया, वहां से भाग जाता है। इससे औरंगजेब भी शाइस्ता खां से काफी नाराज होता है और दक्कन का सूबेदार से हटा के उसे बंगाल का सूबेदार बना देता है। अब क्या होगा, एक नया सूबेदार भेजेगा। उस सूबेदार का क्या नाम रहता है, जय सिंह। लेकिन क्या होता है, जय सिंह पे औरंगजेब को ठीक से भरोसा नहीं रहता है कि ये सचमुच में शिवाजी से लड़ेगा और औरंगजेब की तरफ से, मुगलों की तरफ से लड़ेगा और उन्हें समाप्त करेगा। उस पर उनको शंका रहता है। इसलिए क्या करेगा, एक अपना वो खास व्यक्ति को जय सिंह के साथ भेजता है, जिसका नाम रहता है दिलेर सिंह। माफ कीजिएगा, दिलेर खां को भेजता है। कहीं कहीं दिल एक खाल भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, दिल एक खां, ये भी लिखा हुआ मिलता है। इसको जय सिंह के साथ भेजता है। अब जय सिंह के साथ शिवाजी का 2 बार युद्ध होता है। 2 बार युद्ध होने के बाद क्या होगा, शिवाजी दोनों बार हार जाते हैं। दोनों बार हारने के बाद क्या होगा कि पुरंदर की संधि होती है। जेनमिन है, जब 2 लोगों के बीच में युद्ध होगा, जो 2 राजाओं के बीच में युद्ध होगा, 2 राज्यों के बीच में, जो हारा है और जो जीता है उन लोगों के बीच में संधि होता था, एग्रीमेंट होता था। वो उसको अपने राज में मिला लेते थे या कुछ शर्तों के साथ छोड़ते थे। तो इसके बीच में, जो इन दोनों के बीच में एक संधि होता है, जिसको कहते हैं पुरंदर की संधि। एक काफी महत्वपूर्ण संधि है इतिहास में,
इससे काफी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और हमेशा से पूछे जाते हैं। तो पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? पुरंदर की जो आपकी संधि हुई थी ये हुई थी जय सिंह और शिवाजी के बीच में। कब? 1665 ईस्वी में। अच्छा, इस संधि में क्या है? पुरंदर की संधि में उस समय शिवाजी के पास 35 किले थे। कितना किला था शिवाजी के पास? कुल 35 किले थे। 35 किले में से 23 किले क्या होता है? मुगलों को दे देना पड़ता है। कितना किला दे दिया? 23 किले मुगलों लोगों को दे देना पड़ता है, जिसकी उस समय आय कितना? 4 लाख थी उस समय। जो ये 23 किले थी, 23 किले से जो आय होती थी वो 4 लाख खून थी। कितनी थी? 4 लाख खून। उस समय जो सिक्के चलते थे उन्हें खून कहा जाता था। 4 लाख खून थी। अब शिवाजी के पास कितने किले बच गए? 12 किले। इन 12 किले जो थे, इनसे जो सालाना इनकी आय थी मात्र 1 लाख खून थी। तो कह सकते हैं कि मोटा मोटी जितना भी आर्थिक रूप से मजबूत किला था वे उन्हें दे देना पड़ता है मुगलों को। 12 किले से मात्र उन्हें 1 लाख की आमदनी होती। उसके बाद क्या होता है? एक शर्त रहता है 5000 घुड़सवार। 5000 घुड़सवार अगर जब भी मुगलों को जरूरत होगी शिवाजी को देना पड़ेगा। इससे एक तरह से ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में थोड़ा संधि हो रहा है, समझौता हो रहा है कि यहाँ से कि युद्ध ना हो सके, इस तरह से संधि किया जा रहा है। 5 लाख रुपए, माफ कीजिएगा, 5000 घुड़सवार दे रहे थे। किनको? शिवाजी को देते मुगल लोगों के, जब भी मुगल लोग को जरूरत पड़ती। उसके बाद एक और क्या होगा आपका? शिवाजी के पुत्र शाहजी को, शिवाजी के पुत्र जो शाहजी रहते हैं उनको क्या करता है? मनसबदारी बनाया जाता है। एक अधिकारी होता है। आप लोग को आगे पढ़ाएंगे, अभी मराठा के बारे में बताएंगे तो आगे मनसबदारी क्या होता है, कौन सा पद है, उसके बारे में बताएंगे। बनाता है जिससे कहिए कि मुगल लोग का एक छोटा अधिकारी भी उनके पुत्र बन जाते हैं। तो इस तरह से आगे कह सकते हैं कि अगर कोई कभी युद्ध होगा तो जो मराठा लोग हैं वो मुगलों के साथ ही रहेंगे। इस तरह का संधि बनाने का कोशिश करता है। इस संधि होने के बाद क्या होगा? आगरा में एक बैठक का आयोजन किया हुआ रहता है। तो जो जैसी रहते हैं कि वो चाहते हैं कि इसको और अनुकूल बनाया जाए, संधि को, संबंध को और प्रतिकूल किया जाए, माफ कीजिएगा, अनुकूल किया जाए कि दोनों की तरफ से। तो शिवाजी को भी उस बैठक में बुलाते हैं, लेकिन शिवाजी को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो उनको अपेक्षा रहता है, वैसा उस बैठक में उनको सम्मान मिलता नहीं है। उनसे छोटे छोटे रियायती के जो राजा रहते हैं उनको उनसे आगे ज्यादा बैठाया जाता है। इनका कोई वैल्यू नहीं दिया जाता। मतलब इनका जो मन होता है, जो प्रोटोकॉल से स्वागत होना चाहिए था, वैसा स्वागत नहीं होता है। इससे शिवाजी काफी आहत होते हैं और वहीं सभा में ही वो विद्रोह कर देते हैं। गुस्सा से विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह करने के क्या बात होगा? उनको कैद कर लिया जाता है। कैद करके क्या होगा? रख लिया जाता है। तो कुछ समय बाद होता है, कैद करके जब उनको रख लिया जाता है, कुछ समय बाद एक समारोह हो रहा था। आगरा के ही किला में उनको कैद करके रखा जाता है। एक समारोह होता रहता है। समारोह में क्या होता है? बहुत सारी मिठाइयां बांटी जाती है। तो 2-3 टोकरी क्या होता है? 2-3 टोकरी जो कैद खाना रहता है वहां भी मिठाइयां बांटने के लिए ले जाती है। शिवाजी जो गए थे, जब बैठक होता तो वो अपने बेटे के साथ गए थे, शाहजी भी उसके साथ गए थे। तो उन दोनों को कैद कर लिया गया था। अच्छा, जो अधिकारी सैनिक इन लोग जो मिठाई लेके आया था कैद खाने में, पता नहीं शिवाजी उनको क्या सिखाते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करेंगे। अब शिवाजी और उनके पुत्र दोनों जो मिठाई की टोकरी रहता है उसमें बैठ के वहां से भाग के निकलने में सफल हो जाते हैं और वहां से भाग के निकल जाते हैं। उसके बाद वो अपना फिर से मराठा सैनिकों को
एकत्रित करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद वो छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं, यहीं से उसके बाद वो छत्रपति शिवाजी कहलाते हैं। छत्रपति शिवाजी कहलाते हैं। उसके बाद क्या होगा, वो अपने सैनिकों मराठा लोगों को फिर जोड़ने का कोशिश करते हैं और उसमें काफी वो सफल भी होते हैं। परंतु क्या होगा, 1680 ईस्वी में क्या होता है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। सोलह सौ अस्सी ईस्वी में क्या होगा, शिवाजी का मृत्यु हो जाती है। शिवाजी के दो पुत्र रहते हैं। शिवाजी का दो पुत्र रहते हैं। एक का नाम रहता है राजा राम और दूसरे, इनके जो बड़े पुत्र रहते हैं उनका नाम रहता है संभाजी और छोटे पुत्र रहते हैं उनका नाम रहता है राजा राम। इसके बाद क्या होगा कि संभाजी नेता बन जाते हैं, मराठा का वो शासन चलाने लगते हैं और 1689 ईस्वी में क्या होगा कि संभाजी की भी हत्या कर दी जाती है मुगलों द्वारा। 1689 ईस्वी में हत्या कर दी जाएगी और उसके बाद राजा राम शासन चलाने लगते हैं संगठन को और 1700 ईस्वी में राजा राम की भी क्या होगी की मृत्यु हो जाती है। इनकी आकस्मिक अपने आप मृत्यु होती है, इनकी हत्या नहीं करवाई जाती। जबकि 1689 ईस्वी में क्या होगा, संभाजी की हत्या करवा दी जाती है मुगलों द्वारा। हत्या करवा के इनके पुत्र जो रखते हैं साहू और इनकी पत्नी यशुबाई, ये दोनों को क्या करेगा, औरंगजेब कैद करवा लेगा। संभाजी का जो पुत्र रहते हैं साहू, संभाजी का पुत्र का क्या नाम है, साहू। पत्नी का नाम है यशुबाई। अब क्या होगा कि ये दोनों को कैद करवा लेता है औरंगजेब। लेकिन ये दोनों को कैद करवाने के बाद भी, क्योंकि इन लोग से कोई दुश्मनी तो होता नहीं है, इन लोग को बहुत क्या कहे इज्जत सत्कार के साथ इनको कैद खाने में रखा जाता है, कैदी के रूप में नहीं रखा जाता है। औरंगजेब चाहता है कि जब इन लोग को छोड़े तो संबंध काफी मधुर रहे, खराब ना हो और इनका काफी मान सम्मान के साथ एक कैदी की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है। इनको बहुत सारी कैद खाने में भी सुविधा दी जाती है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद क्या होगा, जो मुगल बादशाह रहेंगे वो शाहू को छोड़ देते हैं। शाहू और उनकी माता श्री को छोड़ देते हैं, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता काफी कमजोर हो गई थी और उन्हें डर था कि मराठा लोग आक्रमण ना हो जाए करे, इसलिए गृह युद्ध, मराठा के बीच में गृह युद्ध हो जाए। राजा राम की जो पत्नी थी ताराबाई जो थी वो अपने पुत्र की संरक्षिका बनकर क्या होता है कि वो शासन चलाते रहती है, मराठा का शासन चलाते रहती है। अब यहाँ से शाहू छूट के आएगा, ताराबाई और शाहू के बीच में युद्ध छिड़ेगा। दोनों में सत्ता के लिए कि कौन प्रमुख है, कौन नेता होगा मराठों का, इस बीच में युद्ध छिड़ता है। और उसके बाद क्या होता है, उसमें निष्कर्ष निकलता है कि कोल्हापुर वाले क्षेत्र में रहकर ताराबाई जो है शासन चलाएगी। बाकी यहाँ आप जो महाराष्ट्र का पूरा शासन कौन नेता होगा, वो साहू होगा, ये मान लिया जाता है। साहू के काल में क्या होगा कि
पेशवा की एक नया पद आता है। पेशवा एक्चुअली क्या होता है, मराठों में 8 मंत्री होते हैं। 8 मंत्री होते हैं। इन 8 मंत्री में जो प्रमुख रहता है उसको अष्ट प्रधान कहा जाता है। ठीक है, अष्ट प्रधान जो होता है वही पेशवा होता है। पेशवा को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से मंत्री में जो प्रधानमंत्री हुआ वही पेशवा कहलाता है। तो जो मराठों के पहले पेशवा बनते हैं उनका नाम रहता है बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ रहता है और वो एक ब्राह्मण रहते हैं। पहले जो पेशवा बनते हैं उनका नाम रहता है बालाजी विश्वनाथ। यह क्या कहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं। ये कोंकण के ब्राह्मण रहते हैं। अच्छा, यही प्रथम पेशवा बनते हैं, इसका क्या कारण रहता है? तो इसका बहुत सारे कारण है। ये शुरू में जो पेशवाओं के, जो मराठों के, एक क्या कहते हैं, टैक्स रेवेन्यू करने वाले जो रहते हैं उसके रूप में ये नियुक्त होते हैं और धीरे धीरे करते इनका प्रभाव बढ़ता जाता है और ये पेशवा के पद तक पहुंचते हैं। अच्छा, एक कारण ये भी रहता है कि कोंकण ब्राह्मणों को उस समय मराठा में जो अधिकारी रहते हैं बहुत सारे अधिकारी में कोंकण ब्राह्मण रहते थे, उनके बीच से ही बनाया जाता है क्योंकि उनका पकड़ काफी अच्छा था। इसलिए साहू चाहते थे कि कोई विद्रोह ना हो, इसलिए जो पेशवा का पद है उन्हीं के बीच में से किसी को दिया जाए और उसमें बालाजी विश्वनाथ काफी योग्य रहते हैं, योग्य व्यक्ति रहते हैं, इसलिए उन्हें पेशवा बनाया जाता है। ठीक है, ये प्रथम पेशवा रहते हैं मराठा साम्राज्य के। ये 1613 ईस्वी में पेशवा बनाए जाते हैं और 1613 से लेके 1620 ईस्वी तक क्या होगा कि पेशवा रहेंगे। इनके मृत्यु के बाद क्या होगा, बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के दूसरे पेशवा बनेंगे, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।